हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैक्स मांगा एक्सप्लेन में। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी कल्पना फांग युआन ने भी नहीं की थी। क्या फांग युआन अपने सीनियर भाई ताई बाई यून शेंग की जान बचाएगा या फिर सबसे कीमती मैनर्स बिफोर इमॉर्टल ग्यू को हासिल करेगा। एक तरफ जानलेवा विंड वेल ऑफ एसिमिलेशन सब कुछ तबाह कर रही है, तो दूसरी तरफ जायंट सन्सविल अपने सबसे खौफनाक रूप में सामने आने वाला है। पर असली सस्पेंस तो तब शुरू होता है जब आसमान को चीरते हुए रैंक 9 विजडम ज्यू प्रकट होता है। क्या फांग युआन इस महायुद्ध से जिंदा बच पाएगा? तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। चैप्टर नंबर 636 से 640 तक। ताई बाई यून शेंग को बचाया जाए या फिर मैन एज बिफोर वापस लिया जाए। इस पल फांग युआन सच में दुविधा में पड़ गया। मैन एज बिफोर ये गू एक मॉर्टल गू होते हुए भी बहुत मशहूर था, और अब जब वो इमॉर्टल ज्यू बन चुका था तो उसकी एबिलिटी और भी ज्यादा भयानक हो गई थी। ताई बाई यून शेंग ने पहले बताया था कि जब ये मॉर्टल ज्यू था तब ये किसी गू मास्टर की हालत को उसके बीते हुए हालात में लौटा सकता था, लेकिन इमॉर्टल ज्यू बनने के बाद ये न सिर्फ दूसरों पर असर डाल सकता था बल्कि खुद इस्तेमाल करने वाले पर भी। ये खुद शब्द जाहिर तौर पर ताई बाई यून शेंग के लिए ही था। ताई बाई यून शेंग खुद एक गू इमॉर्टल था, तो ये समझना मुश्किल नहीं था कि इमॉर्टल गू मैन इज बिफोर गू इमॉर्टल्स पर भी असर डाल सकता है। एक ऐसा ज्यू जो किसी ज्यू इमॉर्टल को भी ठीक कर सके, उसकी कीमत बताने की जरूरत ही नहीं थी। सच कहें तो उसकी कीमत आम इमॉर्टल ज्यू से कहीं ज्यादा थी। इसी वजह से ताई बाई यून शेंग इतना घबरा गया था कि अपनी हालत तक भूल बैठा और फांग युआन को मैन एज बिफोर वापस लेने की याद दिलाने लगा। लेकिन ताई बाई यून शेंग के ये शब्द सिर्फ घबराहट में निकले थे। उसने असल अंजाम पर ठीक से सोचा ही नहीं था। अगर फांग युआन सच में उसे छोड़कर मैन एज बिफोर इमॉर्टल ज्यू को वापस लेने चला जाता तो ताई बाई यून शेंग की जान सच में खतरे में पड़ जाती। भले ही गू मास्टर के गू इमॉर्टल बनने पर उसकी जिंदगी का स्तर पूरी तरह बदल जाता है, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने पर अगर ताई बाई यून शेंग जिंदा भी बचता तो बुरी तरह जख्मी जरूर हो जाता। और ये मत भूलो कि नीचे जमीन पर अब भी कई दूसरे जू मास्टर्स मौजूद थे। मैन एज बिफोर को वापस लेने में बहुत समय लग जाता। मान लो कि मैं उसे वापस ले भी आया, लेकिन अगर इस वजह से मेरे और ताई बाई यून शेंग के बीच दरार पड़ गई तो फिर क्या होगा। ताई बाई यून शेंग ने घबराहट में चिल्लाकर कहा था, लेकिन जैसे ही उसकी जान पर बनाती वो तुरंत समझ जाता कि इमॉर्टल ज्यू से ज्यादा कीमती उसकी अपनी जिंदगी है। अगर उस पल उसने देखा कि उसका ये जूनियर ब्रदर उसे बचाने के बजाय इमॉर्टल ज्यू के पीछे भाग रहा है तो वो क्या सोचेगा। इंसान का दिल बहुत चंचल होता है, पल भर में बदल जाता है। भले ही ये बात ताई बाई यून शेंग ने खुद कही थी, लेकिन अगर हालात को सामने रखकर किसी और की जगह खुद को रखकर सोचा जाए तो शक और संदेह पैदा होना तय था। अगर मेरे पास अभी भी फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल होता तो बात और थी, लेकिन अब वो खो चुका हूं। ऊपर से विंड वेल ऑफ एसिमिलेशन लगातार सिमट रही है, हमें बाहरी दुनिया से अलग कर रही है। इस जगह से निकलने के लिए मुझे स्टारगेट खोलनी ही पड़ेगी और उसे ह्यू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड से जोड़ना होगा। फांग युआन जबरदस्त मुश्किल में फंस चुका था। स्टारगेट खोलने के लिए उसे स्टारलाइट फायरफ्लाई जीयू का इस्तेमाल करना पड़ता। चारों तरफ फॉर्मलेस हैंड्स उड़ रहे थे और सब कुछ तबाह कर रहे थे। वे एक ऐसी ताकत थे जिसे रोका ही नहीं जा सकता था। जैसे ही स्टारलाइट फायरफ्लाई ग्यू सामने आता, फॉर्मलेस हैंड्स मक्खियों की तरह टूट पड़ते। गू इमॉर्टल होने के बावजूद फांग युआन को भरोसा नहीं था कि वो उन्हें फॉर्मलेस हैंड से बचा पाएगा। लेकिन अब जब विंड वेल ऑफ एसिमिलेशन पूरी तरह बन चुकी थी तो हेवन एंड अर्थ क्यूआई खत्म हो चुका था। भले ही फॉर्मलेस हैंड्स बहुत थे, लेकिन अब नए पैदा नहीं हो सकते थे। ऊपर से 88 ट्रू यांग बिल्डिंग टूटकर अलग अलग जीव में बिखर रहा था और वे चारों तरफ उड़ रहे थे। फॉर्मलेस हैंड्स के पास अब कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं था, वे ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते थे। फांग युआन एक पुराना डेमोनिक पाथ कल्टिवेटर था जिसके पास 500 साल का अनुभव था। उसे हालात की गहरी समझ थी। जैसे ही फॉर्मलेस हैंड्स कमजोर पड़ेंगे, जायंट सन्सविल इस बैटलफील्ड की सबसे ताकतवर शक्ति बन जाएगा। तब वो पहले एमए और जाओ से निपटेगा, लकपाथ सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस वापस लेगा और उसके बाद सीधे मेरे पीछे आएगा। उस समय जायंट सन्सविल के पास जायंट सन्स इमॉर्टल एसेंस और कई इमॉर्टल ज्यू होंगे। तब वो सच में सबसे ताकतवर दुश्मन बन जाएगा। कमजोर पक्ष होने के नाते फांग युआन को इस ताकतवर दुश्मन के खिलाफ सहयोग का रास्ता चुनना ही था, ताकि संख्या के दम पर दुश्मन का सामना किया जा सके। इस पूरे बैटलफील्ड में ताई बाई यून शेंग ही एकमात्र ऐसा इंसान था जो इसके लिए सही था। भले ही वो एक हीलिंग गू इमॉर्टल था, लेकिन आखिरकार वो गू इमॉर्टल तो था ही। भले ही उसके सारे गू चोरी हो चुके थे, फांग युआन उसे अपने गू दे सकता था। इसके अलावा हेई लो लान और बाकी खून के रिश्ते वाले डिसेंडेंट्स सब के सब जायंट सन्सविल के प्राकृतिक सहयोगी थे। फांग युआन चाहे कितनी भी अच्छी बातें कर ले, इतने कम समय में और ऐसे हालात में वे कभी भी पक्ष नहीं बदलने वाले थे।
इतनी गहराई से सोचने के बाद भी असल दुनिया में बस एक छोटा सा पल ही गुजरा था। फांग युआन बिजली की तरह हिला। बिना एक पल भी झिझके वो नीचे गिरते हुए ताई बाई यून शेंग की तरफ उड़ गया। जूनियर ब्रदर, तुम? आह! फांग युआन को ऐसा फैसला लेते देख ताई बाई यून शेंग, जो अब थोड़ा शांत हो चुका था, चमकती आंखों से उसे देखने लगा। उसका दिल भर आया। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन आखिर में बस एक गहरी सांस लेकर रह गया। रास्ते में कई फॉर्मलेस हैंड्स उनके रास्ते में आ रहे थे, लेकिन फांग युआन कभी बाएं कभी दाएं मुड़ता हुआ चिड़िया की तरह फुर्तीला बना रहा और बहुत तेजी से ताई बाई यून शेंग के पास पहुंचने लगा। लेकिन ठीक उसी पल ताई बाई यून शेंग के पास एक इंसान की परछाई अचानक उभर आई। बूढ़े बेवकूफ, आखिरकार तो मेरे हाथ लग ही गया। वो आकृति तुरंत ठोस बन गई। हेई लो लान ने ताई बाई यून शेंग को उसके कॉलर से पकड़ लिया और उसे कैद कर लिया। हालांकि ताई बाई यून शेंग ज्यू इमॉर्टल था, लेकिन उसके पास एक भी ज्यू नहीं था। ऐसे में हेई लो लान के लिए उसे पकड़ना बेहद आसान था। हेई लो लान ने फौरन अपना जीयू एक्टिवेट किया, ताई बाई यून शेंग के चारों हाथ पैर जकड़ दिए और उसे बेहोश कर दिया। अपने हाथों में कैदी को देखकर हेई लो लान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतनी अव्यवस्थित हालत में ताई बाई यून शेंग को पकड़ पाना ज्यादातर किस्मत का खेल था, लेकिन नतीजा तो उसके हक में था। अब हेई लो लान का दिमाग सिर्फ इसी में लगा था कि कैसे इस कैदी का इस्तेमाल करके फांग युआन को धमकाया जाए और अपनी वाइटल जीव वापस ली जाए। लेकिन उसने अभी सिर उठाया ही था, बोलना तो दूर, उससे पहले ही उसने देखा कि फांग युआन का शरीर घूमता है और वो ऊंचाई की तरफ उड़ जाता है। हेई लो लान ने ताई बाई यून शेंग को पकड़ा है। साफ है कि वो मुझे धमकाकर वो जीव वापस लेना चाहता है। फांग युआन ने पहले ही पल में हेई लो लान की मंशा भांप ली थी। उसका दिल थोड़ा डूबा, लेकिन उसका दिमाग अब भी उतना ही शांत था, क्योंकि हेई लो लान का मकसद यही था। इसलिए वो ताई बाई यून शेंग की जान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसका मतलब ये था कि फिलहाल ताई बाई यून शेंग सुरक्षित था। ऐसे में अब फांग युआन के लिए सबसे जरूरी बात थी इमॉर्टल गू मैन एज बिफोर को वापस हासिल करना। वो लगातार बाएं दाएं झुकता रहा, फॉर्मलेस हैंड्स के हमलों से बचता रहा। उसके आठों पंख जोर जोर से फड़फड़ाने लगे। विंडफ्लावर ग्यू और फ्लैश बग ग्यू को बारी बारी से इस्तेमाल करता हुआ पूरे 15 मिनट तक पूरी ताकत झोंकने के बाद भारी मुश्किल से उसने उस फॉर्मलेस फिस्ट को तोड़ा और आखिरकार मैन एज बिफोर इमॉर्टल ग्यू वापस ले लिया, क्योंकि उसे ताई बाई यून शेंग का भरोसा मिल चुका था। मैन एज बिफोर इमॉर्टल ग्यू ने फांग युआन के हाथों में कोई विरोध नहीं किया। फांग युआन ने अपनी विल से उसे दबाया नहीं, बल्कि सीधे स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल एपेचर में रख दिया। तुम्हारे सीनियर ब्रदर की जान मेरे हाथ में है, जल्दी से मेरी जू वर्म वापस करो। इसी वक्त हेई लो लान आखिरकार पीछे से आ पहुंचा और उसे धमकाने का मौका मिला। वो पसीने से तर था। फांग युआन का पीछा करना आसान नहीं था, खासतौर पर तब जब उसकी मूवमेंट स्पीड उतनी तेज नहीं थी और ऊपर से उसे ताई बाई यून शेंग को भी उठाकर रखना पड़ रहा था। उसे लगा कि वो फांग युआन के मकसद को पूरी तरह समझ चुका है और इसी भरोसे पर वो खुद को बहुत आत्मविश्वासी मान रहा था। लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द कहे, एक फॉर्मलेस हैंड उसकी तरफ उड़ता हुआ आ गया। हेई लो लान ने सामने से टकराने की हिम्मत नहीं की और तुरंत बचकर हट गया। इस तरह जो दबदबा वो दिखाना चाहता था, वो उसी पल कमजोर पड़ गया। फांग युआन की आकृति बिजली की परछाई जैसी थी। वह फॉर्मलेस हैंड्स के बीच बड़ी आसानी से घूम रहा था। जब वो हेई लो लान के करीब पहुंचा, उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था, लेकिन दिल के अंदर वो हालात की मजबूरी पर खींच रहा था। फांग युआन जानता था कि वो अकेले जायंट सन्सविल का सामना नहीं कर सकता। उसे ताई बाई यून शेंग की मदद चाहिए थी। लेकिन अब जब ताई बाई यून शेंग एक कैदी बन चुका था, फांग युआन की हर हरकत बंद गई थी। हालांकि उसके पास मैन एज बिफोर इमॉर्टल ग्यू था, लेकिन उसे ताई बाई यून शेंग से ग्यू इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिली थी। अगर वो इसे इस्तेमाल कर सकता तो जैसे ही हेई लो लान कैदी को मार देता और ताई बाई यून शेंग मर जाता, फांग युआन मैन एज बिफोर से उसे दोबारा जिंदा कर सकता था। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी समस्या थी। इमॉर्टल गू मैन एज बिफोर को इस्तेमाल करने के लिए इमॉर्टल एसेंस चाहिए था। अगर किसी मॉर्टल को जिंदा करना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन किसी इमॉर्टल को जिंदा करने में इमॉर्टल एसेंस की खपत बेहद ज्यादा होती। फांग युआन के पास सिर्फ 22 हरे अंगूर जैसी इमॉर्टल एसेंस की बूंदें थीं। उनमें से एक वो पहले ही एंडलेस प्राइमीवल एसेंस में बदल चुका था, इसलिए अब उसके पास सिर्फ 21 ही बची थीं। यही उसका सबसे बड़ा सहारा था जायंट सन्सविल से लड़ने के लिए। लेकिन अगर ताई बाई यून शेंग को जिंदा करना पड़ा तो कम से कम 10 हरी अंगूर जैसी इमॉर्टल एसेंस खर्च हो जाती। जब तक कोई और रास्ता न बचे, फांग युआन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। हेई लो लान सच में एक खतरनाक किरदार था। यूं ही नहीं, वो इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट का विजेता बना था। उसमें जबरदस्त टैलेंट एंड एबिलिटी थी। जैसे ही कोई मौका सामने आता, वो तुरंत उसे पकड़ लेता था।
क्या सच में मुझे उसकी जीयू वर्म वापस करनी पड़ेगी? ये ख्याल आते ही फांग युआन ने उसे दबा दिया। हेई लो लान उस जीयू को लेकर इतना बेचैन था, इसका मतलब साफ था कि वो कोई मामूली चीज नहीं थी। फांग युआन उसे यूं ही लौटाने वाला नहीं था। और सबसे जरूरी बात, हेई लो लान भरोसे के लायक इंसान नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, जायंट सन्स विल और फॉर्मलेस हैंड्स की लड़ाई और भी भयानक होती चली गई। जायंट सन्स विल, जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से निकला हुआ था। वह बेहद निर्दयी और बुद्धिमान था। अब जब उसकी असली ताकत पूरी तरह सामने आ सकती थी, तो उसने अपनी बेमिसाल दबंग मौजूदगी दिखा दी। उसने लकपाथ ट्रू इनहेरिटेंस लाइट लंप से सहारा लिया और फॉर्मलेस हैंड से लड़ते हुए लकपाथ ट्रू इनहेरिटेंस की उस एकमात्र प्रति पर दोबारा अपना नियंत्रण जमा लिया। इतनी देर गुजर जाने के बाद भी लकपाथ ट्रू इनहेरिटेंस लाइट लंप काफी हद तक सुरक्षित था। इस ट्रू इनहेरिटेंस के अंदर जीयू की संख्या इतनी ज्यादा थी कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। इतनी थोड़ी देर में ही 6 लकपाथ इमॉर्टल ग्यू को फॉर्मलेस हैंड्स ने छीन लिया था। इससे साफ पता चलता था कि यह क्यों एकमात्र प्रति थी। इमॉर्टल जीयू हमेशा यूनिक होते हैं। यहां तक कि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल जैसे अस्तित्व ने भी पूरी ताकत लगा दी थी, तब जाकर वो इस ट्रू इनहेरिटेंस को यहां तक पहुंचा सका था। 6 इमॉर्टल जीव में से 3 को जायंट सन्स विल ने वापस हासिल कर लिया जब उसने फॉर्मलेस फिस्ट तोड़े, लेकिन बाकी 3 को वो सिर्फ देखता रह गया जब फॉर्मलेस फिस्ट्स उन्हें लेकर उड़ गए। कमबख्त, कितना नफरत भरा है। जायंट सन्स विल लड़ते लड़ते और भी उग्र हो गया। वो जाओ लियन यून से आत्मा की गहराइयों तक नफरत करने लगा था। अब उसे मा होंग यूं की जिंदगी की भी परवाह नहीं रह गई थी। मैं देखना चाहता हूं कि ये लकपाथ ट्रू इनहेरिटेंस तुम्हें कब तक बचा पाती है, जायंट सन्स विल दांत पीसते हुए बोला। अगर उसे लकपाथ ट्रू इनहेरिटेंस की हिफाजत नहीं करनी पड़ती और वो पूरी ताकत से हमला कर सकता, तो वो इस लाइट लंप को कब का नष्ट कर चुका होता और एमे और जाओ दोनों को मार चुका होता। माँ और जाओ एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे। इस हालात में उनके पास मौत का इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। भारी दबाव उनके दिलों पर तूफान की तरह टूट रहा था। ऐसे में एक दूसरे के लिए उनके जज्बात और भी तेजी से गहराने लगे। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। जिस फ्रॉस्ट जेड पीकॉक ने उन्हें अपना मालिक माना था, वो पहले ही मर चुका था। लकपाथ ट्रू इनहेरिटेंस लाइट लंप का आकार अब अपने शुरुआती आकार के 1/3 से भी कम रह गया था। मौत को और करीब आते देख माँ और जाओ ने जिंदा बचने की सारी उम्मीदें छोड़ दीं। दूसरी तरफ फांग युआन और हेलू लान आमने सामने अटके हुए थे। दोनों के बीच सौदेबाजी चल रही थी। दोनों एक दूसरे पर जरा भी भरोसा नहीं कर रहे थे, इसलिए बातचीत बहुत धीरे आगे बढ़ रही थी। इसी पल विंड वेल के बाहर से एक ब्लेड की आवाज गूंज उठी। वो आवाज बेहद साफ और तेज थी और हर किसी के कानों में गूंज गई। ये क्या है? ये तो... सबने सिर उठाकर ऊपर देखा। इस अजीब घटना ने सबका ध्यान खींच लिया, यहां तक कि जायंट सन्स विल का विशाल ड्रैगन भी पल भर के लिए रुक गया। सबने देखा कि विंड वेल ऑफ असिमिलेशन पर एक ब्लेड ने एक बहुत बड़ा छेद बना दिया था। उस छेद के जरिए नॉर्दर्न प्लेन्स का आसमान साफ दिखाई दे रहा था। आसमान में चान्यू ट्राइब के 3 गू इमॉर्टल्स हाँफते हुए खड़े थे। ये उनका एक्टिवेटेड इमॉर्टल किलर मूव था, विंग्ड ब्लेड। उनके आसपास दर्जन भर के करीब दूसरे ग्यू इमॉर्टल्स भी मौजूद थे। असल में थोड़ी देर पहले जब ये तीनों आपस में मिलीभगत कर रहे थे, तब राइचस पाथ के दूसरे गू इमॉर्टल्स वहां पहुंच चुके थे। हे ट्राइब के गू इमॉर्टल्स ने पूरी ईमानदारी दिखाई और खूब मेहनत की, इसलिए जल्दी ही सहमति बन गई और तय समय से पहले ही हमला कर दिया गया। ब्लेड से बने इस छेद के साथ अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया आपस में जुड़ गई। ये बैटलफील्ड में मौजूद हर किसी के लिए एक जबरदस्त बदलाव था। फैंग युआन और बाकी इंसानों से भी तेजी से प्रतिक्रिया करने वाले थे जू वर्म्स। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग अब किसी का मालिक नहीं था। हेवनली ट्रिब्यूलेशंस और अर्थली कैलामिटीज में नष्ट होने के बाद उसकी दीवारें टूट गई थीं और अनगिनत वाइल्ड ग्यू वर्म्स में बदल चुकी थीं। इस नाजुक मौके पर अपनी इंस्टिंक्ट के सहारे ये सारे ग्यू वर्म्स हवा में उड़ने लगे और उस छेद की तरफ बढ़ गए। इसी दौरान फॉर्मलेस हैंड्स हर जगह उन्हें पकड़ रहे थे। ये विंडवेल को पार करके इस खतरनाक जगह से भाग निकलने का सबसे अच्छा मौका है। ज्यू मास्टर्स की आंखें चमक उठीं। इतने सारे गू वर्म्स, ये सब 88 ट्रू यांग बिल्डिंग से बने हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स जलती हुई चमकती आंखों से ये सब देख रहे थे। शुरुआत में विंड वेल ऑफ एसिमिलेशन के भीतर सारे जीव बिल्कुल बेजान पड़े थे, लेकिन अब विंड वेल ऑफ एसिमिलेशन को चीरकर एक बहुत बड़ा छेद खुल गया था जो सीधे नॉर्दर्न प्लेन्स की बाहरी दुनिया से जुड़ गया। बस फिर क्या था, सारे जीव जैसे पागल हो उठे। जान बचाने के लिए उन्मादी भीड़ की तरह सब उस खुले रास्ते की ओर टूट पड़े। उसी रास्ते में फॉर्मलेस हैंड्स भी आ पहुंचे और आते ही उन्होंने गू को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी।
लगभग आधे ग्यू उन फॉर्मलेस हैंड्स के हाथ लग गए। वे फॉर्मलेस फिस्ट्स में कसे गए और देखते ही देखते गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। फिर भी ज्यादातर जीयू किसी तरह उस जानलेवा इलाके से निकलने में कामयाब हो गए। वे विंड वेल ऑफ असिमिलेशन की घेराबंदी से बाहर आकर नॉर्दर्न प्लेन्स की खुली दुनिया में पहुंच गए। मेरे पास आओ, मेरे बनो। इतने सारे जीव, अरे ये तो इमॉर्टल जीव है। रुको, अभी के अभी लड़ाई मत करो। पहले से तय समझौते के मुताबिक जीव बांटो, कोई भी बेवकूफ़ी मत करना। नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स ने जब गू का वो सैलाब देखा जो बिना रुके बहती नदी की तरह बाहर निकल रहा था, तो वे सदमे और खुशी के अजीब से नशे में डूब गए। उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया। सब एक साथ झपट पड़े। कोई चिल्ला रहा था, कोई हमला कर रहा था, कोई अपनी एबिलिटी दिखा रहा था। हर कोई दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगा था। फैंग युआन ने सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों के सामने ग्यू इमॉर्टल्स का एक पागलपन भरा दृश्य था, जहां सब जीव के लिए आपस में लड़ मर रहे थे। वो मन ही मन सोचने लगा कि यहां 20 से ज्यादा ग्यू इमॉर्टल्स हैं। मुमकिन है इन्होंने इमॉर्टल किलर मूव विंग्ड ब्लेड का इस्तेमाल किया हो। ये नॉर्दर्न प्लेन्स की पहली दर्जे की हमला करने वाली एबिलिटी है। आने वाले समय में 5 क्षेत्रों की ग्रेट बैटल में सेंट्रल कॉन्टिनेंट के बहुत से गू इमॉर्टल्स इसी से मारे गए थे। उसका चेहरा सख्त हो गया, आंखों में ठंडी चमक तैर गई। पिछली जिंदगी की यादें अब भी उसके दिमाग में बिल्कुल साफ थीं। विंड्स ऑफ असिमिलेशन दुनिया की नंबर 1 हवा मानी जाती है। ये हर चीज को अपने में मिला लेने की ताकत रखती है। इसे रोकने के तरीके गिनती के ही हैं, लेकिन इमॉर्टल किलर मूव विंग्ड ब्लेड की ताकत अलग ही स्तर की थी। यह उन गिनी चुनी एबिलिटीज में से थी जो विंड वेल ऑफ असिमिलेशन को भी चीर सकती थी। बेशक इसका एक कारण यह भी था कि विंड वेल ऑफ असिमिलेशन को बने अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। उसकी दीवारें अभी बहुत मोटी नहीं थीं। अगर इसे और वक्त मिल जाता तो विंग्ड ब्लेड भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती। विंड्स ऑफ असिमिलेशन तब पैदा होती हैं जब कोई इमॉर्टल एपर्चर पूरी तरह तबाही के कगार पर पहुंच जाता है। एक बार जब ये हवाएं जोर पकड़ लेती हैं और इनका बहाव बढ़ जाता है, तो रैंक 8 गू इमॉर्टल्स के लिए भी इन्हें झेलना बेहद मुश्किल हो जाता है। और जहां तक रैंक 9 गू इमॉर्टल्स की बात है, वे इस दुनिया के शासक होते हैं। वे अजेय होते हैं। चाहे विंड्स ऑफ असिमिलेशन कितनी भी भयानक क्यों न हो जाए, उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। ये चौंकाने वाला बदलाव फैंग युआन की उम्मीदों से बिल्कुल बाहर था। उसके लिए ये भागने का कोई तरीका नहीं था। वो जायंट सन्सविल को नुकसान पहुंचा चुका था और 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के ढहने की वजह भी वही था। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड की तबाही का असली गुनहगार वही था। अगर वो बाहर निकला और गुस्से से भरे नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स के हाथ लग गया, तो उसका अंजाम बेहद भयानक होता। उस वक्त मौत भी एक लग्जरी जैसी लगती। अब उसने अपना पूरा ध्यान हे लू लान पर टिकाया। अगर इस वक्त हे लू लान का ध्यान जरा सा भी भटकता तो फांग युआन तुरंत स्नीक अटैक करता और ताइबाई युन शेंग को वापस छीन लेता। लेकिन हे लू लान की निगाहें बिना एक पल के लिए भी भटके सीधी फैंग युआन पर जमी हुई थीं। इस बार उसका मकसद साफ था। वो स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ग्यू हासिल करना चाहता था और ग्यू इमॉर्टल बनना चाहता था। मगर मूवमेंट के मामले में वो कमजोर था और फॉर्मलेस फिस्ट्स को तोड़ नहीं सकता था। हालांकि उसने जायंट सन्सविल के साथ एक समझौता किया हुआ था। जब तक वो उसकी मदद करता रहेगा, जायंट सन्सविल उसे इनाम में एक स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज्यू देगा। यही एकमात्र वजह थी कि लड़ाई शुरू होने से अब तक हे लू लैन जायंट सन्सविल के साथ बना हुआ था। ये आदमी फैंग युआन के पास बिल्कुल भी मौका नहीं था। वो बस दांत पीस कर रह गया। उसी पल विंड वेल के ऊपर से एक आवाज आई। आवाज टूटी फूटी थी, लेकिन साफ पहचानी जा सकती थी। हे लू लैन, मेरे बेटे, पिता आ गया है तुम्हें वापस ले जाने। ये हे लू लैन का अपना पिता था। नॉर्दर्न प्लेन्स की सुपर ट्राइब हे ट्राइब का सुप्रीम ट्राइब एल्डर। नॉर्दर्न प्लेन्स की एक लेजेंडरी शख्सियत और मशहूर प्रेम कथा सूशियान्स नाइट इलोपमेंट का मुख्य किरदार हे चेंग। वो रैंक 7 था और डार्क पाथ की कल्टिवेशन करता था। उसकी आंखें स्याही जैसी काली थीं और चेहरा जेड की तरह साफ। शक्ल सूरत से वो बेहद हैंडसम लगता था और उसका अंदाज बेफिक्र सा था। इस वक्त वो हवा में तैर रहा था, कुछ जीव को संभालते हुए, और चिंता भरे स्वर में हे लू लैन का नाम पुकार रहा था। चिंता मत करो पिता, तुम्हारे लिए स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज्यू ढूंढ चुका है। लेकिन जैसे ही हे लू लैन ने अपने पिता की आवाज सुनी, उसने ठंडेपन से नाक सिकोड़ी। उसने जानबूझकर हे चेंग की बातों को अनसुना कर दिया। उल्टा उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा और गहरा हो गया। गहरी बदले की भावना से भरा हुआ वो फांग युआन पर दहाड़ा, मेरे सब्र की हद खत्म हो रही है। क्या तुम अब भी अपने सीनियर ब्रदर की जान चाहते हो?
जल्दी से मेरा जू मुझे वापस दे दो, वरना मैं उसे यहीं मार डालूंगा। टाई बाई यूं शेंग को बचाना ही होगा। वही एकमात्र काम का रीइंफोर्समेंट था जिसकी मदद से फैंग युआन जायंट सन्स विल का मुकाबला कर सकता था। इसलिए फैंग युआन जोर से बोला, मैं गू दे सकता हूं, लेकिन पहले तुम मेरे सीनियर ब्रदर को होश में लाओ और उसे यहां से 1000 कदम दूर जाने दो। उसकी ये शर्त हे लुलान ने तुरंत ठुकरा दी। नामुमकिन। पहले जू मुझे सौंपो, नहीं तो मैं इसी वक्त उसका सिर कुचल दूंगा। दोनों तरफ से एक दूसरे पर जरा भी भरोसा नहीं था। फांग युआन चाहता था कि हे लुलान टाइबाई यून शेंग को छोड़ दे, लेकिन हे लुलान को फांग युआन की मूवमेंट स्पीड से डर लग रहा था। हे लुलान चाहता था कि फांग युआन पहले गू वापस करे, लेकिन फांग युआन को डर था कि हे लुलान कोई चाल न चल दे। वैसे तो इस झगड़े को सुलझाने का सबसे सीधा तरीका भी था, यानी दोनों एक साथ हरकत करें। एक तरफ टाई बाई यूं शेंग को छोड़ा जाए और दूसरी तरफ जू सौंपा जाए। लेकिन इस माहौल में, जहां चारों तरफ फॉर्मलेस हैंड्स उड़ती फिर रही थीं, आखिर कौन अपनी गू को यूं ही हवा में छोड़ने की हिम्मत करता? ऐसा नहीं था कि फांग युआन टाई बाई यूं शेंग को बचाना नहीं चाहता था, लेकिन बात हर बार यहीं आकर अटक जा रही थी। फैंग युआन ने ऊपर की ओर देखा, और जो दृश्य उसने देखा उससे उसका दिल बैठ सा गया। ये बुरा है। फॉर्मलेस हैंड्स ग्यू पकड़ने के बाद गायब हो जाती हैं। उनकी संख्या लगातार कम हो रही है और जल्द ही जायंट सन्स विल हालात पर पूरा काबू पा लेगा। सिर्फ हे लू लान ही बेचैन नहीं था, फैंग युआन भी अब घबराने लगा था। जायंट सन्स विल कोई साधारण विल नहीं था। अदरवर्ल्डली डीमन को खत्म करना ही उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। ये लक्ष्य उसके अपने अस्तित्व से भी ऊपर था। विल से बना हुआ ड्रैगन दहाड़ा। उसने अपने सिर के ऊपर खुले रास्ते की कोई परवाह नहीं की और लकपाथ ट्रू इनहेरिटेंस के चारों ओर लिपट गया। जो बचे हुए लकपाथ ज्यू थे, वही ट्रू इनहेरिटेंस का असली कोर थे। जायंट सन्स विल यहां जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। क्या हम मरने वाले हैं? जैसे जैसे लकपाथ ट्रू इनहेरिटेंस लाइट लंप सिकुड़कर एक पतली परत रह गया, मा होंग यून और जाओ लियन यून को लगा कि अब सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है। लेकिन ठीक उसी पल ट्रू इनहेरिटेंस लाइट लंप से एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फूट पड़ी। रोशनी इतनी तेज थी कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। एक तेज सी आवाज के साथ ट्रू इनहेरिटेंस लाइट लंप मा होंग यून और जाओ लियन यून को अपने साथ लिए ऊपर की ओर उड़ा और इंद्रधनुष जैसी रोशनी में बदलकर विंड वेल के खुले रास्ते की तरफ झपट पड़ा। लकपाथ ट्रू इनहेरिटेंस एक वाइल्ड ग्यू की विल के अधीन थी और उसमें जिंदा रहने की प्रवृत्ति बेहद मजबूत थी। ऐसा होने मत दू। जायंट सन्स विल से बना ड्रैगन गुस्से से गरजा और बिना एक पल गवाए उसका पीछा करने लगा। ट्रू इनहेरिटेंस लाइट लंप बेहद तेज था। जायंट सन्स विल उसे पकड़ नहीं पा रहा था। जब ये साफ दिखने लगा कि ट्रू इनहेरिटेंस लाइट लंप विंड वेल ऑफ असिमिलेशन से बाहर निकलकर नॉर्दर्न प्लेन्स में भागने ही वाला है, तब जायंट सन्स विल ने आखिरकार अपनी झिझक छोड़ दी और अपना इरादा बदल लिया। अब उसका निशाना था अदरवर्ल्डली डीमन जाओ लियन यून को खत्म करना। यही वो सबसे पहला लक्ष्य था जो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने इस स्पेशल विल को दिया था। जब दोनों चीजें एक साथ हासिल करना मुमकिन न हो, तो जायंट सन्स विल के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे एक चीज छोड़कर दूसरी को पाना ही था। जायंट सन्स इमॉर्टल एसेंस को सारे इमॉर्टल ज्यू में झोंक दिया गया। विल से बना ड्रैगन दर्जनों रोशनी के बिंदुओं से चमक उठा। सिर्फ 3 सांसों के समय में वो रोशनी तेजी से फैलने लगी, जैसे हमला करने ही वाली हो। विल ड्रैगन की ऑरा उफान मारने लगी। वो पूरी तरह तैयार था। एक बेहद डरावना और शक्तिशाली हमला होने वाला था। लेकिन ठीक उसी पल जियो की भीड़ के बीच से एक और ट्रू इनहेरिटेंस लाइट लंप अचानक प्रकट हो गया। ये ट्रू इनहेरिटेंस लाइट लंप एक पूरे वयस्क इंसान के बराबर बड़ा था। ये कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस था। इस सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस से एक पतली सी रोशनी निकल रही थी। ये रोशनी सिर्फ तेज ही नहीं थी, बल्कि लगातार अलग अलग रंगों में बदल रही थी। रोशनी बेहद सघन थी और बहुत बड़े इलाके को ढकते हुए एक विशाल हालो का रूप ले चुकी थी। सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस अपने इस हेलो के साथ जोरदार तरीके से जायंट सन्स विल से बने ड्रैगन से टकरा गया। कड़क कड़क कड़क। हालो के असर से जायंट सन्स विल तेजी से फैलने लगा और फिर फट गया। आवाज बिल्कुल पटाखों जैसी गूंज उठी। सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस को केंद्र बनाकर फैला हुआ वो विशाल हेलो जायंट सन्स विल के ड्रैगन पर टूट पड़ा और उसकी कमर के पास से उसे 2 हिस्सों में काट देने की कोशिश करने लगा। जायंट सन्स विल दर्द और सदमे से चिल्ला उठा। वह गुस्से और हैरानी की चरम सीमा में पहुंच चुका था। वो सचमुच 2 हिस्सों में टूट गया था। जो दर्जनों इमॉर्टल ज्यू हमला करने के लिए तैयार थे, उनके घातक हमले वहीं के वहीं रद्द हो गए। रैंक 9 विजडम गू फैंग युआन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसके दिल में जोर का झटका लगा।
इस सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस के प्रकट होते ही उसकी असली पहचान साफ हो चुकी थी। ट्रू इनहेरिटेंस सिक्लूडेड डोमेन के भीतर कुल मिलाकर सिर्फ 3 सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंसेस थीं। पहली थी 8-8 ट्रू यांग बिल्डिंग खुद, लेकिन वो पहले ही फॉर्मलेस हैंड्स की वजह से टूट चुकी थी। इसी कारण 8-8 ट्रू यांग बिल्डिंग पूरी तरह ढह गई और फिर जीयू में बिखर गई। दूसरी थी लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस। इसी ने कभी जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की शानदार कामयाबी की नींव रखी थी, और इस वक्त वो विंड वेल ऑफ असिमिलेशन के खुले रास्ते की ओर भाग रही थी, आज़ादी पाने के लिए। तीसरी और आखिरी थी रैंक 9 विजडम ग्यू। फैंग युआन इसे पहले ट्रू इनहेरिटेंस सिक्लूडेड डोमेन के अंदर देख चुका था। अगर उस समय मो याओज विल ने उसे चेताया न होता तो वो शायद विजडम ग्यू के असर से अपनी जान ही गंवा बैठता। रैंक 9 तक पहुंच चुकी विजडम गू, जिसका जिक्र द लेजेंड्स ऑफ रेंजू में मिलता है, बिल्कुल साधारण नहीं थी। यह विजडम की रोशनी छोड़ती थी। इस रोशनी में नहाने से किसी भी जीव की उम्र तेजी से घटने लगती थी। दिमाग में विचार पलक झपकते ही पैदा होते और मिट जाते थे। विचार आपस में टकराते थे और उसी टकराव से विजडम की चिंगारियां निकलती थीं। जब कोई इंसान सोचता है तो उसके मन में अनगिनत विचार जन्म लेते हैं, नष्ट होते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। इसी प्रक्रिया से सोच का नतीजा निकलता है। विजडम पाथ इसी सिद्धांत पर आधारित होकर जू मास्टर्स का एक अलग पाथ बन गया। विजडम की रोशनी विचारों की संख्या को उसकी सीमा तक पहुंचा देती है। सोचने की रफ्तार चरम पर पहुंच जाती है। विचारों की टकराहट सबसे तेज गति से होने लगती है। सोचने में लगने वाला समय बहुत कम हो जाता है और नतीजा कहीं ज्यादा गहरा और शक्तिशाली होता है। यही विजडम ज्यू का असली असर था। ठीक ही है, विजडम ग्यू के पास भी एक वाइल्ड विल है, और ये बहुत पहले से छिपा हुआ था। जैसे ही विंड वेल ऑफ असिमिलेशन टूटा, ये अपने इंस्टिंक्ट के तहत भागने की कोशिश करने लगा। बस अब तक चुप था और अचानक वार कर दिया। फैंग युआन ने तुरंत समझ लिया। विजडम गू ने जायंट सन्स विल को इतनी आसानी से भारी नुकसान पहुंचा दिया, इस बात से फैंग युआन को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका था कि विजडम पाथ को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, थॉट, विल और इमोशन। और विल आखिर बनता किससे है? अनेक विचारों से। विजडम की रोशनी में ये विचार बेहद तेजी से टकराते हैं, फैलते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। अगर ये रोशनी किसी जिंदा इंसान पर पड़े तो उसके दिमाग में नए विचार पैदा होते रहते हैं। लेकिन जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल तो मर चुका था। ये सिर्फ उसका छोड़ा हुआ एक विल था। ये स्पेशल विल फॉर्मलेस हैंड्स की तरह ही था। इसके पास ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं था। विजडम की रोशनी में इसके भीतर मौजूद विचार पलक झपकते ही टकराते और नष्ट हो जाते थे, लेकिन नए विचार पैदा नहीं हो रहे थे। इसी वजह से जायंट सन्स विल का ड्रैगन इतनी आसानी से 2 टुकड़ों में टूट गया। सीधे शब्दों में कहा जाए तो विजडम गू जायंट सन्स विल का प्राकृतिक दुश्मन था। लेकिन इतना भी जायंट सन्स विल को पूरी तरह खत्म करने के लिए काफी नहीं है, जब तक कि फैंग युआन की निगाहें बाज की तरह तेज हो गईं। उसने ऊपर की ओर देखा, इनहेरिटेंस की चुभती हुई रोशनी सहते हुए, और सचमुच उसने देखा कि आसमान से 100 के करीब इमॉर्टल एसेंस की बूंदें गिर रही थीं। ये पीली इमॉर्टल एसेंस खोपड़ी के आकार की थीं। हर एक पूरी तरह भरी हुई थी और उनकी ऑरा पूरी तरह छिपी हुई थी। फैंग युआन की रैंक 6 हरी अंगूर जैसी इमॉर्टल एसेंस इनके सामने कुछ भी नहीं थी। ये रैंक 9 येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस थी। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की छोड़ी हुई इमॉर्टल एसेंस। इमॉर्टल जीयू को आमतौर पर एक्टिवेट करने के लिए इमॉर्टल एसेंस की जरूरत होती थी। ज्यादातर हालात में सिर्फ विल के भरोसे ज्यू वर्म्स को एक्टिवेट करना नामुमकिन होता था। यहां तक कि जायंट सन्स विल भी इस नियम से बाहर नहीं था। जायंट सन्स विल का जो ड्रैगन बना हुआ था वो इसलिए इमॉर्टल ज्यू को एक्टिवेट कर पा रहा था क्योंकि उसके पास जायंट सन का इमॉर्टल एसेंस मौजूद था। लेकिन विजडम ज्यू के हमले ने जायंट सन्स विल के उस ड्रैगन को बीच से काट दिया और उसी पल साफ दिख गया कि उसके अंदर जायंट सन का इमॉर्टल एसेंस छुपा हुआ था। एज एक्सपेक्टेड ऑफ विजडम गू, सिर्फ एक ही चाल में इतना कमाल का नतीजा। फैंग युआन की नज़र चमक उठी और उसने दिल ही दिल में विजडम गू की तारीफ की। असल में फैंग युआन ने भी सोचा था कि जायंट सन के इमॉर्टल एसेंस और जायंट सन्स विल के बीच का कनेक्शन काट दिया जाए, लेकिन उसकी ताकत वहां तक पहुंचने के लिए काफी नहीं थी। मगर विजडम ज्यू ने वो काम कर दिखाया। विजडम ज्यू को फॉर्मलेस हैंड से जरा भी डर नहीं था। सबसे खतरनाक फॉर्मलेस हैंड्स भी सिर्फ 8 उंगलियों वाले थे, जबकि विजडम ज्यू एक रैंक 9 इमॉर्टल ज्यू था और उसे पकड़ने के लिए 9 उंगलियों वाले फॉर्मलेस हैंड्स चाहिए थे। लेकिन रैंक 9 होने के बावजूद विजडम ज्यू बेहद नाजुक था। वो ऑफेंस के लिए बना हुआ जीयू नहीं था और उसे नष्ट भी किया जा सकता था। वो आज़ादी चाहता था, खुले आसमान में उड़ना चाहता था, और जायंट सन्स विल का वो ड्रैगन जिसके पास ढेर सारे इमॉर्टल ज्यू थे, उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट था।
विजडम ज्यू की नज़र से देखा जाए तो जायंट सन्स विल के ड्रैगन से निपटना सबसे ज़रूरी काम था। इसी वजह से उसने खुद को छुपा लिया और सही मौके का इंतज़ार करता रहा। जब तक उसने हमला नहीं किया तब तक वो बिल्कुल नज़र नहीं आया, लेकिन जिस पल उसने वार किया वो वार दिल दहला देने वाला था। उसने जायंट सन्स विल के ड्रैगन की सबसे कमज़ोर जगह पर चोट की और एक ही वार में जायंट सन्स इमॉर्टल एसेंस के साथ उसका कनेक्शन काट दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जायंट सन्स विल जिन 10 से भी ज़्यादा इमॉर्टल ज्यू को कंट्रोल कर रहा था वो सब बेकार हो गए। भारी नुकसान झेलने के बाद जायंट सन्स विल ने गुस्से से दहाड़ लगाई, लेकिन उसने पलटकर विजडम ज्यू पर हमला नहीं किया। इसके बजाय वो पूरी ताकत से उस लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस के पीछे भागा जिसमें एमे और जाओ मौजूद थे। जायंट सन्स विल ने झट से अपने आप को एक बहुत बड़े सुनहरे हाथ में बदल लिया और वो हाथ उल्का की तरह एमे और जाओ की तरफ टूट पड़ा। कुछ ही पलों में पूरी लड़ाई की स्थिति कुछ इस तरह बन गई। विंड वेल ऑफ असिमिलेशन ने इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड के खंडहरों को नॉर्दर्न प्लेन्स की बाहरी दुनिया से अलग कर रखा था। बाहर की दुनिया में नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स मौजूद थे और अंदर इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड के खंडहर फैले हुए थे। विंड वेल ऑफ असिमिलेशन में एक बहुत बड़ा चीरा लग चुका था और उसी चीरे से अनगिनत गू वर्म्स बाहर उड़ रहे थे, जिनकी वजह से बाहर मौजूद गू इमॉर्टल्स के बीच जबरदस्त टकराव छिड़ गया था। विंड वेल के अंदर सबसे ऊपर लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस थी, जो इंद्रधनुष में बदल चुकी थी और तेजी से उस चीरे की ओर उड़ रही थी। वो अब उससे काफी करीब पहुंच चुकी थी। बीच में जायंट सन्स विल का वो विशाल हाथ था जो अब इमॉर्टल ज्यू को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था, और जायंट सन्स विल के ठीक नीचे विजडम ज्यू था जो लगातार उसके पीछे लगा हुआ था, और उससे भी नीचे आसमान के बीचों बीच फैंग युआन और हे लू लान के बीच जबरदस्त डेडलॉक चल रहा था। जमीन पर दर्जनों गू मास्टर्स बचे हुए थे। आसमान में भरे पड़े जू वर्म्स की तरफ फॉर्मलेस हैंड ज्यादा खिंच रहे थे, इसी वजह से जू मास्टर्स की हालत काफी बेहतर थी। जायंट सन्स विल का वो विशाल हाथ जो अपनी पूरी ताकत के साथ फट पड़ा था, बहुत तेजी से लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस और अपने बीच की दूरी कम कर रहा था। Crackle, crackle, crackle. जायंट सन्स विल के अंदर जोरदार विस्फोट जैसी आवाजें गूंज रही थीं। विजडम ज्यू ज्यादा नीचे नहीं था और जायंट सन्स विल लगातार विजडम की रोशनी में नहाया हुआ था। उसकी सोचें आपस में टकरा रही थीं और एक के बाद एक मिटती जा रही थीं। जायंट सन्स विल का विशाल हाथ साफ दिखाई देने वाली रफ्तार से सिकुड़ता जा रहा था, लेकिन विजडम ज्यू की रोशनी सिर्फ जायंट सन्स विल को थका ही नहीं रही थी। विल की ये भयानक टक्करें उल्टा उस विशाल हाथ की रफ्तार और ताकत को और भी बढ़ा रही थीं। आखिरकार जब लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस बस विंड वेल में घुसने ही वाली थी, तभी जायंट सन्स विल का विशाल हाथ उसका रास्ता रोकने में कामयाब हो गया। तुम में से कोई भी भाग नहीं सकता, मरो। जायंट सन्स विल के विशाल हाथ ने जबरदस्त किलिंग इंटेंट के साथ नीचे की ओर झपट्टा मारा। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस एक यूनिक एग्जिस्टेंस है। उसका सारा ध्यान सिर्फ एमे और जाओ को मारने पर था। क्या हम मरने वाले हैं? माँ और जाओ एक दूसरे से लिपट गए। उनके दिलों में दहशत और सदमा भर गया और वे उस विशाल हाथ को अपने ऊपर गिरते हुए देख रहे थे। Boom. ताकतवर हमले ओलों की बारिश की तरह टूट पड़े और बेरहमी से जायंट सन्स विल के विशाल हाथ पर जा गिरे। तुम नालायक डिसेंडेंट्स! जायंट सन्स विल ने गुस्से से दहाड़ लगाई और उसका विशाल हाथ ढह गया। लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस ने माँ और जाओ को अपने साथ लिया और विंड वेल ऑफ एसिमिलेशन को पार करते हुए नॉर्दर्न प्लेन्स की बाहरी दुनिया में उड़ गई। ये इमॉर्टल ग्यू हैं। इमॉर्टल ग्यू को पकड़ो। ये मेरे हैं, सब मेरे हैं। जिन राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स के दिल लालच से भरे हुए थे, उन्हें क्या पता कि उस विशाल हाथ की असली पहचान क्या थी। और मान भी लो कि उन्हें पता होता तो क्या वो चुपचाप देखते रहते कि वो विशाल हाथ इमॉर्टल ज्यू को कुचल दे? जिस इंसान का दिल कभी भरता नहीं, वो उस सांप जैसा होता है जो हाथी को निगलने की कोशिश करता है। लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस से घनी इमॉर्टल गू ऑरा बाहर निकल रही थी और उसी ने नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स के लालच को और भी भड़का दिया। Fight. मौत को दावत दे रहे हो? मेरे सामने इमॉर्टल ज्यू छीनने की हिम्मत कौन कर रहा है? तुम बेशर्म लोग! क्या तुम लोग वो अग्रीमेंट भूल गए जो हमने पहले किया था? गू इमॉर्टल्स के बीच ज़बानी अग्रीमेंट्स वैसे ही कमज़ोर होते हैं। इतने बड़े फायदे के सामने भला कौन ऐसे अग्रीमेंट्स का पालन करता? नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स ने अब किसी भी तरह की झिझक छोड़ दी और लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस पर टूट पड़े। गू इमॉर्टल्स की भव्य ऑरास एक दूसरे से जोरदार टक्कर लेने लगीं। मा होंग यून और जाओ लियन यून की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वे लगभग उसी जगह बेहोश हो गए। वे भेड़ियों की मान से निकलकर सीधे बाघ की गुफा में आ गए थे। ये ऑरा और ये चमक, मैं गलत नहीं हूं, ये पक्का लक पाथ से जुड़ा हुआ है। सब लोग एक साथ आगे बढ़ो। अचानक एक लंबी और तेज सीटी जैसी आवाज गूंज उठी।
10 से ज़्यादा ग्यू इमॉर्टल्स वहां प्रकट हो गए। सबसे आगे एक बूढ़ा जू इमॉर्टल था जिसकी बर्फ जैसी सफ़ेद दाढ़ी पैरों की उंगलियों तक पहुंच रही थी। राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स ने उसे देखते ही आंखें सिकोड़ लीं। किसी ने हैरानी से चिल्लाकर उसकी पहचान बताई। ओल्ड एंसेस्टर क्सवेहू, आप खुद यहां आ गए। ओल्ड एंसेस्टर क्सवेहू स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड का नेता था, एक रैंक 8 गू इमॉर्टल और पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स का नंबर 1 डिमोनिक पाथ गू इमॉर्टल। उसके पीछे स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड के डिमोनिक पाथ गू इमॉर्टल्स थे, ऐसे लेजेंडरी एक्सपर्ट्स जिनके नाम दूर दूर तक मशहूर थे। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड तबाह होने वाली है, तो फ़ायदा उठाने में क्यों ना आऊं? फालतू बातें बंद करो, हमला करो। ओल्ड एंसेस्टर क्सवेहू चीखा और अपने पीछे की टोली को लेकर सीधे बैटल में कूद पड़ा। नज़ारा और भी ज्यादा अफरातफरी से भर गया। राइचस और डिमोनिक फैक्शंस आपस में भिड़ गए। हर तरफ तरह तरह के ग्यू वर्म्स उड़ रहे थे। लकपाथ ट्रू इनहेरिटेंस कई बार हाथ बदल चुकी थी। माँ और जाओ की हालत बेहद नाजुक थी, वे हर पल जिंदगी और मौत की सरहद पर चल रहे थे। लड़ो मत, विंड वेल ऑफ एसिमिलेशन के अंदर जरूर और भी इमॉर्टल ग्यू होंगे। अराजकता के बीच एक ज्यू इमॉर्टल चिल्लाया। चान्यू के तीनों इमॉर्टल्स आगे बढ़ो, विंड वेल ऑफ एसिमिलेशन बंद हो रहा है। बैटलफील्ड के भीतर से एक और गू इमॉर्टल ने चेतावनी दी। चान्यू के 3 इमॉर्टल्स गू इमॉर्टल टोंगजू को आगे रखकर इकट्ठा हो चुके थे। चेतावनी सुनते ही उन्होंने नीचे झांक कर देखा। वाकई विंड वेल ऑफ एसिमिलेशन का वो चीरा अब भरने लगा था और सिर्फ एक पतली सी दरार बची थी। विंग्ड ब्लेड ने जो कट बनाया था वो बेहद बड़ा था, लेकिन विंड वेल ऑफ एसिमिलेशन की भरने की रफ्तार भी बहुत तेज थी। गू इमॉर्टल टोंगजू ने अंदाजा लगाया था कि ये कट 8 सांसों के भीतर बंद हो जाएगा, और हालात देखकर लग रहा था कि सच में करीब 8 सांसों का ही वक्त लगा। अगर वे अभी विंग्ड ब्लेड का इस्तेमाल करते तो एक बार फिर से चीरा खोला जा सकता था, लेकिन चान्यू ट्राइब के तीनों इमॉर्टल्स ने इसका इस्तेमाल करने का कोई इशारा नहीं किया। ये इमॉर्टल पाथ किलर मूव बेहद डरावनी ताकत रखता था, लेकिन इसकी कीमत भी उतनी ही भारी थी। इसमें बहुत ज़्यादा इमॉर्टल एसेंस खर्च होती थी, और इस अफरातफरी भरे हालात में चन्यू के तीनों इमॉर्टल्स ने इसे दोबारा इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसे दुश्मनों को डराने के लिए संभाल कर रखा जा सके। ब्रदर हे चेंग, अब हम क्या करें? हे ट्राइब के गू इमॉर्टल हे बाई ने विंड वेल ऑफ एसिमिलेशन को बंद होते देख अपना संयम खो दिया और जल्दी से गू इमॉर्टल हे चेंग से सलाह ली। हे चेंग चुप रहा, उसका चेहरा बेहद बिगड़ा हुआ था। हे बाई, बहुत समय से इमॉर्टल गू वुडन चिकन की तलाश में था। हे लू लैन से उन्हें पहले ही जानकारी मिल चुकी थी कि उसने इमॉर्टल ज्यू हासिल कर लिया है, लेकिन अब विंड वेल ऑफ एसिमिलेशन बंद हो चुका था। हे लू लैन के पास मौका होने के बावजूद वो बाहर नहीं निकल पाया, और इसी वजह से हे बाई की सारी योजना बेकार हो गई। हे चेंग के पास विंड वेल ऑफ एसिमिलेशन को काटने की एबिलिटी नहीं थी। उसकी आवाज़ बेहद भारी और उदास हो गई। ब्रदर हे बाई, तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। विंड वेल के अंदर मौजूद फॉर्मलेस हैंड्स के वुडन चिकन ज्यू को पकड़ लेने की पूरी संभावना है। जब वे स्पेस के आर पार सफ़र करेंगे और उनकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तो जो ज्यू वर्म्स उन्होंने पकड़े होंगे वो अपने आप आज़ाद हो जाएंगे। गू इमॉर्टल्स की इन्वेस्टिगेटिव एबिलिटी गू मास्टर्स से कहीं ज़्यादा मजबूत होती है। विंड वेल ऑफ एसिमिलेशन में जैसे ही चीरा खुला था, उन्होंने तुरंत अंदर मौजूद खतरों को देख लिया था, और फॉर्मलेस हैंड्स की वजह से वे विंड वेल के अंदर घुसने और अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं कर पाए। ऐसा है ही बाई की आंखें चमक उठीं, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया। तो फिर भतीजा हे लू लैन। हे चेंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा और भी ज्यादा गंभीर हो गया। हे लू लान का विंड वेल ऑफ एसिमिलेशन से बाहर न भाग पाना फैंग युआन के लिए अंदर से एक बड़ा झटका था, लेकिन उसके पास इस पर सोचने का वक्त नहीं था, और उसने ये बात दिमाग के पीछे धकेल दी। उसकी नज़र जायंट सन के गिरते हुए इमॉर्टल एसेंस पर टिक गई। उसका पूरा दिमाग जायंट सन के इसी इमॉर्टल एसेंस के ख्याल से भर गया था। गू मास्टर्स दूसरे की प्राइमीवल एसेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। गू इमॉर्टल्स भी दूसरे की इमॉर्टल एसेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब फांग युआन ने हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड हासिल की थी, तब उसे हु इमॉर्टल की छोड़ी हुई बहुत सारी ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस मिली थी, लेकिन उस इमॉर्टल एसेंस का इस्तेमाल सिर्फ लैंड स्पिरिट लिटिल यू इमॉर्टल ही कर सकता था। लैंड स्पिरिट्स एक गू इमॉर्टल की ऑब्सेशन से पैदा होते हैं। जायंट सन की इमॉर्टल एसेंस भी सिर्फ जायंट सन्स विल ही इस्तेमाल कर सकता था। भले ही फैंग युआन ये इमॉर्टल एसेंस हासिल कर ले, वो इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, लेकिन इससे जायंट सन की इमॉर्टल एसेंस को छीनने का फैंग युआन का इरादा ज़रा भी कम नहीं हुआ। मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैंने सारी इमॉर्टल एसेंस छीन ली तो जायंट सन्स विल की ताकत सीधे 20 से 30% तक गिर जाएगी। फैंग युआन आसमान में उछल पड़ा और अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए हर तरह के मूवमेंट जीयू को पागलों की तरह एक्टिवेट करने लगा।
ये बेहतरीन मौका विजडम ज्यू ने बनाया था। अगर फैंग युआन इसे नहीं पकड़ता तो वो डिमोनिक पाथ का एक अथॉरिटेटिव फिगर कहलाने के लायक ही नहीं होता। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? अपने ही डिसेंडेंट से हमला झेलने के बाद और अब फैंग युआन की मंशा समझकर जायंट सन्स गुस्से और बेचैनी से भर उठा। इमॉर्टल एसेंस के बिना वो इमॉर्टल जियो को एक्टिवेट नहीं कर सकता था और अब सिर्फ अपनी खास विल की ताकत से ही बैटल कर सकता था। इसकी गंभीरता वो खुद किसी और से बेहतर समझता था। फैंग युआन की बेतहाशा तेज रफ्तार ने जायंट सन्स विल के दिल में ऐसा डर भर दिया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लानत है, बहुत देर हो गई। उसकी विल फिर से सिमटकर एक विशाल हाथ बन गई और उल्का की तरह नीचे गिरने लगी। हा हा हा, फैंग युआन ने सिर पीछे झुकाकर जोर से हंस दिया। वो जायंट सन की इमॉर्टल एसेंस से 100 कदम से भी कम दूरी पर था। भले ही जायंट सन्स विल बेहद ताकतवर था, फैंग युआन को जरा भी चिंता नहीं थी, क्योंकि फैंग युआन और जायंट सन्स विल के बीच रैंक 9 विजडम ग्यू मौजूद था। विजडम गू जायंट सन्स विल का सबसे बड़ा दुश्मन है। जायंट सन्स विल को विजडम जू से बचते हुए घूमकर आना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज्यादा समय बर्बाद होगा। हे लुलैन की रफ्तार ज्यादा नहीं है और उसे अभी भी ताइबाई युनशेंग को संभालना है, इसलिए वो मेरा पीछा नहीं कर सकता। बस एक ही चिंता है, फॉर्मलेस हैंड्स की। पूरी सिचुएशन को समझते हुए फैंग युआन ने हर मुमकिन हालात अपने दिमाग में तौल लिए। हवा सीटी बजाती हुई गुजर गई। जायंट सन की इमॉर्टल एसेंस अब हाथ बढ़ाते ही मिलने वाली थी। जब उसे लगा कि वो अब सफल होने ही वाला है तो फैंग युआन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक अनहोनी हो गई। विजडम गू बहुत तेजी से नीचे उतरा और उसकी विजडम की रोशनी ने फैंग युआन को पूरी तरह ढक लिया। जैसे ही वो विजडम हेलो के अंदर आया, उसके दिमाग में ख्याल बिजली की तरह पैदा होने लगे और उतनी ही तेजी से खत्म भी होने लगे। उसका शरीर बहुत तेजी से बूढ़ा होने लगा। ये क्या? फैंग युआन पूरी तरह चौंक गया। उसने सिर उठाकर देखा और साफ देखा कि विजडम जू सीधे उसी की तरफ उतर रहा था। उसी समय जायंट सन की विल, जो पहले ही अपने शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा खो चुकी थी, सिमटकर एक छोटी सी गेंद बन गई और विजडम जू के पीछे पीछे आ रही थी। असल में जायंट सन की विल बहुत अच्छी तरह जानती थी कि अगर वो विजडम ज्यू को चकमा देकर दूसरी तरफ से गई तो वो फैंग युआन को रोक ही नहीं पाएगी। इसीलिए उसने जान जोखिम में डालकर सीधे विजडम ज्यू के पास जाने का फैसला किया और एक खास टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे जोर से धकेल दिया। हालांकि विजडम ज्यू ने जायंट सन की विल का जोरदार विरोध किया, लेकिन जायंट सन की विल इतनी विशाल थी कि बहुत बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी वो मुश्किल से विजडम ज्यू को छू पाने में सफल हो गई। इस तरह विजडम ज्यू किसी रबर की गेंद की तरह उछलते हुए सीधे फैंग युआन की ओर उड़ गया। अब हालात फैंग युआन के लिए बेहद खतरनाक और परेशानी भरे हो चुके थे। जैसे ही उसने विजडम ज्यू को अपनी ओर आते देखा, फैंग युआन खुद को रोक नहीं पाया और दिल से बोला, सच में जायंट सन जैसा दिमाग बहुत कम लोगों के पास होता है। फिर वो जोर से हंसा। उसका दिल पूरी तरह पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। अगर तुम जायंट सन इतना बड़ा बलिदान दे सकते हो तो मैं गू युए फैंग युआन क्यों नहीं दे सकता? यह सोचते ही फैंग युआन ने विजडम की रोशनी को सहन करते हुए अपनी टेक्निक का इस्तेमाल किया और जायंट सन की गिरती हुई सारी इमॉर्टल एसेंस को एक झटके में समेट लिया। इसके तुरंत बाद उसने विंड फ्लावर ज्यू का इस्तेमाल किया, अपनी दिशा बदली और साइड में खिसकते हुए विजडम ज्यू से दूरी बनाने की कोशिश की। लेकिन विजडम ज्यू लगातार नीचे उतरता रहा। फैंग युआन बस बाल बाल उससे बच पाया। खांसते हुए खांस वो लगातार खांसने लगा। आखिरकार वो विजडम की रोशनी की सीमा से बाहर निकल आया। लेकिन अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा था। अगर कोई उसे देखता तो कभी ये नहीं कहता कि वो कोई यंग मैन है। वो बिल्कुल एक मिडिल एज्ड आदमी लग रहा था। विजडम ज्यू के जितना करीब कोई होता था, उसकी विजडम की रोशनी उतनी ही ज्यादा खतरनाक हो जाती थी। थोड़ी देर पहले जब फैंग युआन अभी ट्रू इनहेरिटेंस सिक्लूडेड डोमेन के अंदर था, तब वो विजडम ज्यू से काफी दूरी पर था। फिर भी सिर्फ कुछ ही सांसों के अंदर उसकी जिंदगी के पूरे 2 साल गायब हो गए। और अभी अभी जब वो विजडम ज्यू के बेहद करीब आ गया था और काफी देर तक उसकी रोशनी झेलता रहा था, तो उसने 10 साल से भी ज्यादा की उम्र गंवा दी। एक आम इंसान की उम्र मुश्किल से 100 साल होती है। जायंट सन की इमॉर्टल एसेंस छीनने के लिए फैंग युआन ने बहुत भारी कीमत चुकाई थी। तभी एक गुस्से से भरी आवाज गूंजी, छोटे बदमाश, अब मरने का वक्त आ गया है। बिजली की तरह हवा में एक चाप बनाते हुए जायंट सन की विल बाज की तरह झपटी। फैंग युआन को उसी पल मौत का एहसास हुआ। खतरा उसकी रगों में उतर आया। नाजुक से नाजुक पल में उसके पास सोचने का भी वक्त नहीं था। उसने तुरंत 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग एक्टिवेट कर दिया। धमाका! एक जोरदार आवाज के साथ फैंग युआन को ऐसे उड़ा दिया गया जैसे कोई मक्खी थप्पड़ से उड़ जाती है।
उल्का की तरह जमीन पर गिरते हुए वो पूरे जोर से जमीन से टकराया और वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। चारों तरफ पत्थर उछल कर उड़ गए और धूल के बादल फैल गए। फैंग युआन उस गड्ढे की सबसे गहरी जगह पर पड़ा हुआ था। 3 सांसों के बाद उसे होश आया। उसकी 8 भुजाओं में से 6 पूरी तरह टूट चुकी थीं। उसकी पूरी पीठ की हालत भयानक थी। रीढ़ और पसलियां साफ दिखाई दे रही थीं। उसका सिर घूम रहा था। वो ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। पहले जायंट सन की विल का जो हमला हुआ था वो सिर्फ उसके शरीर पर नहीं था। बहुत सारी खास विल्स उसके दिमाग में घुस गई थीं जो उसके मन को तोड़ने और उसकी सोचने समझने की एबिलिटी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थीं। लगभग बेहोशी की हालत में होने के बावजूद फांग युआन ने बिना सोचे समझे खुद को बचाने की कोशिश की। अगले ही पल जायंट सन की विल एक विशाल सुनहरे कुल्हाड़े के रूप में आसमान से नीचे गिरी और फैंग युआन की बाईं भुजा और बायां पैर काटकर अलग कर दिया। अगर फांग युआन समय रहते नहीं बचता तो शायद इस हमले में उसका शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया होता। जैसे ही उसकी चेतना थोड़ी वापस आई, फांग युआन ने अपनी बची हुई एकमात्र हथेली से जमीन का सहारा लिया। उसकी भयानक ताकत ने उसके शरीर को गड्ढे से बाहर धकेल दिया। लेकिन उसी समय जायंट सन की विल एक विशाल सुनहरे हथौड़े में बदल गई, आसमान में उड़ी और सीधे फैंग युआन पर आकर गिरी। धमाका! फैंग युआन ऐसा लग रहा था जैसे दौड़ते हुए किसी विशाल हाथी को टक्कर मार दी गई हो। उसकी पूरी पसलियां चकनाचूर हो गईं और टक्कर के जोर से उसकी आंतें भी बुरी तरह कुचल गईं। उसी पल उसके दिमाग में फिर से जायंट सन की विल घुस आई और वो और भी ज्यादा भ्रम की हालत में चला गया। फांग युआन जमीन पर पटक दी गई किसी रबर की गेंद की तरह था। वो जमीन पर लुढ़कता हुआ दूर तक उड़ता चला गया और जहां जहां वो गया वहां एक लंबी लकीर बनती चली गई। जोरदार टकराव की वजह से उसके कपड़े फट गए और उसका पूरा शरीर धूल से ढक गया। आखिरकार वो जमीन पर बुरी तरह फैलकर पड़ा रह गया। उसका शरीर बिल्कुल हिल नहीं रहा था। उसकी टूटी हुई हड्डियां और लटकता हुआ मांस सब बाहर दिख रहा था। खून बह रहा था, लेकिन वो लाल नहीं था। 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग की वजह से उसका खून गहरे हरे रंग का था। उसका चेहरा दर्द से टेढ़ा हो गया था। उसके नुकीले दांत बाहर दिख रहे थे और वो दर्द से तड़प रहा था। इसी समय फांग युआन के दिमाग के अंदर एक भयानक जंग चल रही थी। यह विल्स की लड़ाई थी और इसमें जायंट सन की विल साफ तौर पर ऊपर थी। फैंग युआन बस मार खाता जा रहा था। हालांकि वो जिद करके विरोध कर रहा था, लेकिन अब वो ठीक से सोच पाने की हालत में भी नहीं बचा था। सिर्फ तब जब वो अपने दिमाग के अंदर मौजूद जायंट सन की विल के उस हिस्से को पूरी तरह खत्म कर देता, तभी वो दोबारा जाग पाता और अपनी चेतना वापस पा सकता था। लेकिन जायंट सन की विल उसे ऐसा मौका देने वाली नहीं थी। वो सिमटकर एक सुनहरी तलवार में बदल गई। ये तलवार 16 मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी थी। उससे एक ऐसी दबदबे वाली ऑरा निकल रही थी जिसे कोई रोक नहीं सकता था और उसमें सभी जीवों का फैसला सुनाने की एबिलिटी थी। ये तो जायंट सन की विल की असली बैटल स्ट्रेंथ है। ये तो हद से ज्यादा डरावनी है। दूर खड़ा हे लूलान बेहोश पड़े ताइबाई युनशेंग को पकड़े हुए हकलाते हुए बोला। जायंट सन की विल ने पहले ही कई इमॉर्टल गू रिफाइन कर लिए थे। उस पर विजडम जू का हमला भी हुआ था और 20 से ज्यादा गू इमॉर्टल्स ने उस पर एक साथ वार किया था। आखिर में उसे खुद को बलिदान करना पड़ा और जान की बाजी लगाकर आगे बढ़ते हुए विजडम जू को उड़ा देना पड़ा। इन सब के बाद उसे बहुत गहरी चोटें आई थीं। उसका मौजूदा आकार उस समय के मुकाबले बहुत ही छोटा था जब वो गहरी नींद में पड़ा हुआ था। फिर भी फैंग युआन के पास पलटकर वार करने का कोई तरीका नहीं था और बिना एक भी इमॉर्टल जीव का इस्तेमाल किए ही ये हाल हो गया था। इसीलिए हे लूलैन इतना घबराया हुआ था। ये बैटल स्ट्रेंथ सच में बहुत ज्यादा डरावनी थी। लेकिन अगले ही पल हे लूलैन ने खुद को शांत किया। नहीं, ये स्पेशल विल असल में इतनी ताकतवर नहीं है। मसला ये था कि अभी थोड़ी देर पहले एंसेस्टर जायंट सन ने बिल्कुल सही वक्त पर हमला किया। जब सामने वाला तैयार नहीं था तभी उसने घातक वार किया। वो बदमाश पलटकर हमला करना चाहता था, लेकिन उसके दिमाग में स्पेशल विल घुस चुकी थी। उसका मन पूरी तरह अराजक हो गया था। वो सोच ही नहीं पा रहा था। अगर वो पहले से तैयार होता और उसके पास प्रतिक्रिया देने का पूरा समय होता तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। असल वजह यह है कि उसने ओल्ड एंसेस्टर का बैटल एक्सपीरियंस इनहेरिट किया है। वो निर्दयी है, निर्णायक है। जैसे ही उसे कोई ओपनिंग मिलती है वो सीधे दुश्मन की कमजोरी पर वार करता है और उसे पलटने का मौका तक नहीं देता। खासकर दिमाग में घुसने वाली विल, ये तो बेहद डरावनी है। इसके सामने लड़ने का कोई तरीका ही नहीं है। लगता है जब भी किसी विजडम पाथ गू मास्टर से लड़ाई होगी तो मुझे इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा। ये सोचते हुए हे लूलैन धीरे धीरे जमीन पर उतरा। उसकी नज़र जायंट सन की विल से बनी उस तलवार पर टिकी हुई थी।
वो हवा में तैरती रही और आखिरकार फैंग युआन के ऊपर आकर रुक गई। तलवार की नोक ठीक उसके दिमाग के ऊपर थी। ये आदमी अब खत्म है, हे लू लैन ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। जो दुश्मन उसके सामने खड़ा था वो ऐसी हालत में पहुंच गया था और ये गलती पूरी तरह उसकी अपनी नहीं थी। उसके मन में थोड़ा सुकून था, थोड़ी खुशी थी और कहीं न कहीं हल्की सी उदासी भी थी। जायंट सन की विल की ताकत का असली कारण वो बैटल एक्सपीरियंस था जो उसने जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से इनहेरिट किया था। भले ही फैंग युआन के पास 500 साल का अनुभव था, लेकिन इस मामले में जायंट सन की विल उससे कहीं ज्यादा अनुभवी और कहीं ज्यादा मजबूत थी। जैसे ही जायंट सन की विल को एक मौका मिलता, वो लगातार हमला करती रहती। वो बढ़त बनाकर उसे फैलाती जाती और फैंग युआन को दोबारा संभलने का कोई मौका नहीं देती। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल सिर्फ किस्मत वाला नहीं था, इस पहलू में वो अपनी अजेय प्रकृति दिखा रहा था। उसकी बैटल टैलेंट सख्त, दबंग और बेइंतहा ताकतवर थी। अब सब खत्म हो गया है, हे लू लान ने अपनी बाहों में पड़े टाई बाई यू शेंग की तरफ देखा। विंड वेल ऑफ एसिमिलेशन के अंदर वो फांग युआन का इकलौता साथी था, लेकिन अब वो भी बेहोश पड़ा था। हे लू लैन ने उसे लापरवाही से जमीन पर फेंक दिया। उसकी नज़र फिर से जायंट सन की विल से बनी तलवार पर जा टिकी। बिना एक पल की हिचक के वो तलवार बिना कोई आवाज किए नीचे गिरी। तलवार की नोक सीधे फैंग युआन के दिमाग की तरफ थी। भले ही फांग युआन अभी 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग की हालत में था और उसका शरीर ज़ॉम्बी में बदल चुका था, लेकिन अगर उसका सिर छेद दिया गया तो जायंट सन की विल उसका पूरा दिमाग नष्ट कर देगी और साथ ही उसकी पूरी आत्मा भी। ये एक बिल्कुल घातक वार था। ताई बाई यू शेंग बेहोश था। फैंग युआन भी चेतना खो चुका था। उसके पास अब लड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन ठीक उसी पल, जब तलवार की नोक फांग युआन की पेशानी से बस 1 इंच दूर थी, अचानक एक पानी की दीवार प्रकट हो गई। उसी समय एक औरत की तीखी आवाज गूंज उठी, मेरे रहते हुए उसकी जान लेने के बारे में मत सोचना। ये कौन है? हे लू लैन हांफते हुए बोला। उसने हैरानी से उस पानी की दीवार को देखा। पानी की दीवार की सतह घूमती हुई भंवर में बदल गई थी। वो तलवार की नोक के चारों ओर लिपट गई और जायंट सन की विल से बनी तलवार को नीचे उतरने से रोक दिया। उसी समय फैंग युआन के शरीर से एक जबरदस्त ऑरा फूट पड़ी। जायंट सन की विल ने तलवार को पीछे खींच लिया और कई सौ कदम दूर तेजी से हट गया। वो हवा में कुछ देर ठहरा रहा, फिर अचानक कुछ याद आने पर धीमी आवाज में बोला, तो ये तुम हो? 10,000 साल से भी पहले तुमने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में जबरन घुसपैठ की थी। तुम ही थी जिसने फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू को आज़ाद किया था। मो याओ ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, हैरानी है कि तुम्हें अब भी याद है। ये कहते ही पानी की दीवार तरल कवच में बदल गई और फांग युआन के पूरे शरीर को ढक लिया। हल्की नीली रोशनी फांग युआन के चारों ओर फैल गई। उसके जख्म तेजी से भरने लगे। उसके कटे हुए अंग, मांस और हड्डियां सब बहुत तेजी से जुड़ने लगीं। जायंट सन की विल को ये सब याद था, क्योंकि 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के अंदर रिकॉर्डिंग गू वर्म्स मौजूद थे जो अंदर होने वाली हर घटना को दर्ज करते थे। जब मो याओ ने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की जांच की थी, तब उसने जायंट सन की विल को नहीं जगाया था। लेकिन इस बार जब फैंग युआन ने जायंट सन की विल को जगा दिया, तो उसने उन जू वर्म्स का इस्तेमाल करके पुराने रिकॉर्ड देखे और समझा कि अंदर क्या क्या हुआ था। मो याओ की आवाज़, उसका रूप, फांग युआन का नाम और 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के अंदर किए गए उसके तमाम दुष्कर्म, जायंट सन की विल इन सबसे पूरी तरह वाकिफ था। इसी वजह से वो चांगशन यिन के भेष की सच्चाई उजागर कर पाया था। जायंट सन की विल गुस्से से भड़क उठा, तुम बेशर्म और नीच चोर, तुम लोग 10,000 सालों से मेरे ट्रू यांग बिल्डिंग को निशाना बनाते आ रहे हो, मर जाओ। गुस्से में पागल होकर जायंट सन की विल ने हमला कर दिया। सुनहरी तलवार बिजली की तरह उड़ती हुई आगे बढ़ी, हवा को चीरते हुए आसमान में एक सुनहरी इंद्रधनुष खींच दिया। वो इंद्रधनुष जैसे ही तरल कवच से टकराया, उस पर लहरें उठीं, लेकिन वो उस कवच की रक्षा को भेद नहीं सका। फैंग युआन धीरे धीरे होश में आने लगा। यह तो रैंक 7 इमॉर्टल GU हाउस वाटर पवेलियन है। उसने अपने शरीर पर बने तरल कवच को देखा और समझ गया। असल में न जाने कब से वाटर पवेलियन उसी के साथ था। जब वो पूरी तरह भ्रम में था और उसकी जान खतरे में थी, तब मो याओ की विल ने वाटर पवेलियन को एक्टिवेट किया और उसकी रक्षा की। जायंट सन की विल 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को नियंत्रित कर सकती थी, तो मो याओ की विल भी स्वाभाविक रूप से वाटर पवेलियन को नियंत्रित कर सकती थी। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस मौजूद थी, तो फिर वाटर पवेलियन में फेरी मो याओ की रेड डेट इमॉर्टल एसेंस कैसे नहीं हो सकती थी? लड़के, आखिरकार तुम जाग गए। मेरे असली शरीर ने जो इमॉर्टल एसेंस छोड़ी थी वो बहुत सीमित है। वाटर पवेलियन की खपत बहुत ज़्यादा है। जल्दी से लड़ाई संभालो, मैं तुम्हारे दिमाग की रक्षा करूंगी, मो याओ की विल ने कहा।
आज मैं मौत के मुंह से बच पाया हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से फेरी। फांग युआन ने आंखें सिकोड़ लीं। उसकी नज़र में ठंडी, तेज चमक थी। उसने अपने जोड़ों को ढीला किया, हथेलियां रगड़ीं। नए बने हुए हड्डियों से चरचर की आवाज आई और उसका बैटल इंटेंट फिर से उफान पर आ गया। अगर सच में मेरा एहसान चुकाना है तो वाटर पेविलियन को स्पिरिट एफिनिटी हाउस को लौटा देना। मो याओ की विल ने एक लंबी सांस ली। जल्दी से बैटल करो। हा, ठीक है। फांग युआन जोर से हंसा और छलांग लगा दी। वह 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग के रूप में बदल चुका था। उसकी देह की फिजिकल स्ट्रेंथ बेहद भयानक थी। हरी आंखें, नुकीले दांत, उसका पूरा रूप क्रूर और निर्दयी लग रहा था। वाटर आर्मर सिमटकर एक ढेले जैसा हो गया और फिर बदलकर एक हेलमेट बन गया जो उसके सिर की रक्षा कर रहा था। अब उसे जायंट सन की विल के मेंटल अटैक का डर नहीं था। अब कोई चिंता बाकी नहीं थी। फांग युआन बड़े बड़े कदम बढ़ाता हुआ आगे आया और अपनी मुट्ठियां उठाकर सीधे जायंट सन की विल पर वार कर दिया। सूंश। जिस जोरदार टकराव की उम्मीद थी वो नहीं हुआ। उसकी जगह बस एक हल्की सी आवाज आई। जायंट सन की विल बहुत अनुभवी थी। उसने फांग युआन से सीधी टक्कर नहीं ली। सबसे अहम पल में वो तलवार एक सुनहरी रिबन में बदल गई और हल्के से फांग युआन की कलाई के चारों ओर लिपट गई, फिर बिजली की तरह उड़ती हुई दूर निकल गई। फांग युआन की हथौड़े जैसी मुट्ठी कलाई के पास से कट गई और जमीन पर गिर पड़ी। 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग की रक्षा होने के बावजूद वो जायंट सन की विल की धार का मुकाबला नहीं कर सकी। फांग युआन लुढ़कता हुआ पीछे हटा और तुरंत अपना कटा हुआ हाथ उठा लिया। उसकी बांह के जख्म से हरा खून धीरे धीरे रिस रहा था। फांग युआन की नज़र जायंट सन की विल पर जमी हुई थी, वहीं उसने अपनी मुट्ठी को जख्म पर दबा दिया। जख्म का मांस तेजी से जुड़ने लगा, भरने लगा, यहां तक कि हड्डियां भी वापस आपस में जुड़ने लगीं। यही थी 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग की जबरदस्त रीजेनरेशन एबिलिटी। लेकिन क्या जायंट सन की विल फांग युआन को आराम से ठीक होने का समय देगी? वो विल इंद्रधनुष जैसी तलवार बन गई और फिर से फांग युआन की तरफ झपट पड़ी। फांग युआन ने आंखें और सिकोड़ीं। उसने पैरों से जोर लगाया और उसका शरीर सीधा आसमान की ओर जा पहुंचा। तलवार बनी इंद्रधनुषी रोशनी उसके पीछे पीछे लगी रही, एक पल भी पीछा नहीं छोड़ा। फांग युआन ने एक साथ 4 ईगल राइज ग्यू एक्टिवेट कर दिए, लेकिन फिर भी वो तलवार उससे तेज थी। उनके बीच की दूरी कम होती चली गई। फांग युआन ने फिर विंड फ्लावर ज्यू एक्टिवेट किया। उसे खुद याद नहीं रहा कि ये कौन सा विंड फ्लावर ज्यू था। कुल मिलाकर वो पहले ही बहुत सारे विंड फ्लावर ज्यू खर्च कर चुका था। विंड फ्लावर ज्यू ने फांग युआन को अचानक दिशा बदलने की एबिलिटी दी, लेकिन जायंट सन की विल की तलवार उससे भी ज्यादा फुर्तीली थी। न सिर्फ दूरी कम नहीं हुई, बल्कि उसी मौके का फायदा उठाकर वो और पास आ गई। एक ही पल में दोनों हवा में बुरी तरह भिड़ गए और जबरदस्त तरीके से एक दूसरे पर वार करने लगे। विल की सॉर्ड रेनबो ने हवा में एक सुनहरी लकीर खींची। वो फांग युआन के चारों तरफ घूमती रही और बीच बीच में उस पर हमला करती रही। फांग युआन पूरी तरह डिसएडवांटेज में था। 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग की मजबूत डिफेंस भी सॉर्ड रेनबो ऑफ विल के सामने बेहद कमजोर साबित हो रही थी। आसमान से लगातार मांस के टुकड़े गिरते जा रहे थे। ये सब फांग युआन के शरीर से कटकर गिरे हुए हिस्से थे, जिन्हें सॉर्ड रेनबो ऑफ विल ने अलग कर दिया था। खुशकिस्मती से 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग एक्टिवेट करने के बाद फांग युआन को दर्द महसूस होना बंद हो गया था। ऊपर से वाटर पवेलियन हेलमेट की तरह उसके सिर की रक्षा कर रहा था, इसलिए जायंट सन की विल उसके दिमाग पर हमला करने में सफल नहीं हो पाई। तुम जरा भी आगे नहीं बढ़ रहे हो। ये देखकर कि फांग युआन न तो पलटकर बढ़त ले पा रहा था, बल्कि उल्टा और ज्यादा मार खा रहा था और जवाबी हमला करने के मौके भी कम होते जा रहे थे, मो याओ की विल बेचैन हो उठी। कहना तुम्हारे लिए आसान है, फांग युआन ने ठंडी हंसी हंसी। उसकी नज़र और भी ज्यादा निर्दयी हो गई। जायंट सन की विल आम दुश्मनों से बिल्कुल अलग थी। उसका लगभग कोई ठोस रूप नहीं था और वो बेहद तेज थी, यहां तक कि मुड़ते वक्त भी। फांग युआन की फ्लाइंग मास्टर अटेनमेंट उसके सामने कुछ भी नहीं थी। जायंट सन की विल का कोई तय रूप नहीं था। वो कभी काटने के लिए सॉर्ड रेनबो बन जाती, कभी कुल्हाड़ी बनकर वार करती, कभी दूर तक फैलने वाले हमले के लिए सुइयों की बारिश बन जाती और कभी जोरदार प्रहार के लिए हथौड़ा बन जाती। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि वो अपनी मर्जी से बंट भी सकती थी और फिर से जुड़ भी सकती थी। अचानक वो 2 या 3 सॉर्ड रेनबो में बंटकर पिंसर अटैक कर देती, जिससे फांग युआन का ध्यान बंट जाता। कभी वो एक हथौड़ा और एक तलवार बन जाती। हथौड़ा फांग युआन की डिफेंस पर जोरदार वार करता, जबकि तलवार बिजली की तरह सीधी हमला करती। हर तरह के कॉम्बिनेशन बेहद लचीलापन के साथ इस्तेमाल किए जा रहे थे और जरा सी भी गलती नहीं थी। कह सकते थे कि बैटल में एक विल के सारे फायदे और एबिलिटी उसने पूरी तरह दिखा दिए थे। वहीं दूसरी तरफ फांग युआन का रीबर्थ हो चुका था और वो स्ट्रेंथ पाथ और एंस्लेवमेंट पाथ पर चल रहा था।
वो आमने सामने की लड़ाई में माहिर था, मुट्ठियों से मुट्ठियां टकराना या फिर संख्या के बल पर दुश्मन को दबाना उसकी खासियत थी। लेकिन ऐसे दुश्मन से सामना होना जिसके खिलाफ उसके पास कोई खास तरीका ही नहीं था, इसलिए उसका डिसएडवांटेज में होना और लगातार मार खाना बिल्कुल स्वाभाविक था। आसमान में फांग युआन की हरे काले रंग की आकृति और जायंट सन की विल की सुनहरी रेनबो आपस में टकरा रही थीं, जिससे एक विशाल बैटलफील्ड बन गया था। बहुत बड़ी संख्या में जीयू उड़ते फिर रहे थे। उनकी इंस्टिंक्ट्स उन्हें बता रही थी कि फांग युआन और जायंट सन की विल से दूर रहें और उन फॉर्मलेस हैंड्स के हमलों से भी बचें। इतने सारे गू उड़ चुके हैं, फिर भी यहां गू के अनगिनत समूह बचे हुए हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि 88 ट्रू यांग बिल्डिंग बनाने में कितने इमॉर्टल जू इस्तेमाल हुए होंगे। ये लुई संग ने सिर उठाकर आह भरी। उसके शरीर की ज्यादातर चोटें अब भर चुकी थीं। नाजुक घड़ी में सुपर ट्राइब लीडर होने की उसकी हैसियत काम आई। ये लुई संग को दूसरे गू मास्टर्स की मदद मिल गई। अब फॉर्मलेस हैंड ज्यादा नहीं बचे हैं। भले ही हमने कई जीव खो दिए हों, लेकिन यहां जीव की संख्या बहुत ज्यादा है। हम अभी उन्हें पकड़ सकते हैं और अपनी बैटल स्ट्रेंथ वापस पा सकते हैं, कुछ ग्यू मास्टर्स ने सुझाव दिया। इस सुझाव को तुरंत बाकी जू मास्टर्स का समर्थन मिल गया। हमें दिल से साथ काम करना होगा और जल्दी करनी होगी। विंड वेल ऑफ असिमिलेशन और घनी होती जा रही है। वो फैल रही है और यहां की जगह लगातार सिकुड़ती जाएगी। हे लू लान ने बेहोश पड़े टाई बाई यूं शेंग की तरफ देखा और उसके पास चलता हुआ गया। विंड वेल ऑफ असिमिलेशन ऐसी चीज नहीं है जिससे हम मॉर्टल्स निपट सकें। अगर जिंदा निकलना है तो हमें एंसेस्टर जायंट सन की स्ट्रेंथ चाहिए। सब चुप थे। उनके ऊपर आसमान में फांग युआन और जायंट सन की विल भयानक तरीके से लड़ रहे थे। कभी कभी गुस्से से भरी दहाड़ और जोर की चीखें साफ सुनाई दे रही थीं। चाहे फांग युआन हो या जायंट सन की विल की डरावनी बैटल स्ट्रेंथ, दोनों ही इतने खतरनाक थे कि सबके दिल में डर बैठ गया था। लोग अनजाने में ही उन दोनों से दूर रहने लगे। कोई भी इन दो टॉप एक्सपर्ट्स की लड़ाई में दखल देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन हे लू लान की बात बिल्कुल सही थी। सिर्फ मॉर्टल जू पर भरोसा करके चाहे जितने भी गू पकड़ लिए जाएं, विंड वेल ऑफ असिमिलेशन को तोड़ा नहीं जा सकता। हे लू लान ने फिर कहा, घबराने की जरूरत नहीं है। वो बदमाश एंसेस्टर जायंट सन का मुकाबला कैसे कर सकता है? साफ दिखाई नहीं दे रहा क्या? एंसेस्टर शुरू से ही अपर हैंड में है। सबकी आंखों में चमक आ गई। आसमान में चल रही बैटल सिचुएशन बिल्कुल साफ दिख रही थी। हर कोई समझ सकता था कि क्या हो रहा है। हे लू लान ने बात का रुख बदला। एंसेस्टर भले ही अपर हैंड में हो, लेकिन वो इस बढ़त को जीत में नहीं बदल पा रहे हैं। असली समस्या ये है कि एंसेस्टर की इमॉर्टल एसेंस पूरी तरह उस बदमाश ने छीन ली है। एंसेस्टर के पास दर्जन से ज्यादा इमॉर्टल जू हैं, लेकिन वो एक भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। सबने सिर हिलाया। हे लू लान के विश्लेषण से सब सहमत थे। ये लुई संग ने पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? हे लू लान जोर से हंसा और अपने हाथ में पड़े ताई बाई युन शेंग को दिखाया। मैंने इस बूढ़े चोर को पकड़ लिया है। ये उसी आदमी का सीनियर ब्रदर है। दोनों के बीच गहरा रिश्ता है। हमारी एबिलिटी सीमित है। हम सिर्फ ओल्ड एंसेस्टर की मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। मेरा सुझाव वही है, पहले जीयू पकड़ो ताकि हमारी स्ट्रेंथ बढ़े। सही तालमेल के लिए हम सबको अपने पास मौजूद जीयू की जानकारी देनी होगी। मैं शुरुआत करता हूं। आमतौर पर ग्यू मास्टर्स अपने ग्यू के बारे में बहुत गोपनीय रहते थे। ये बेहद अहम जानकारी होती थी। अगर ये बाहर आ जाए तो दूसरे लोग इसी का फायदा उठाकर उनकी जान भी ले सकते थे। लेकिन ये हालात ही ऐसे थे जहां सबकी जान पर बनी हुई थी। इसलिए जिंदा रहने की उम्मीद बढ़ाने के लिए सबको यही करना पड़ा। हे लू लान जन्मजात लीडर था और उसकी छवि भी काफी डरावनी थी। जब उसने खुद आगे बढ़कर अपने जू के बारे में बताया तो बाकी जू मास्टर्स भी पीछे नहीं रहे। एक बार फिर हे लू लान ने इन सबको अपने साथ जोड़ लिया। हे लू लान की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। वो इमॉर्टल बनना चाहता था और इसके लिए उसे स्ट्रेंथ पाथ का इमॉर्टल जीव चाहिए था। इसी वजह से उसे जायंट सन की विल पर भरोसा करना था। ये सारे लोग उसके लिए मोहरे थे जिनके सहारे वो अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहता था। आसमान में लड़ाई अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। मैंने पकड़ लिया। फांग युआन जोर से गर्जा और झपट्टा मारकर नीचे आया। उसकी 6 बाहें, जो लोहे से भी ज्यादा मजबूत थीं, बिजली की रफ्तार से जायंट सन की विल से बनी तलवार को पकड़ने बढ़ीं। लेकिन अगले ही पल जायंट सन की विल बिखर गई। फांग युआन का इतने समय से इंतजार किया गया जवाबी हमला बस उसकी थोड़ी सी सोच को ही मिटा सका। कमबख्त, फांग युआन ने गाली दी। जायंट सन की विल पल भर में बंट भी सकती थी और जुड़ भी सकती थी। वो कल्पना से भी ज्यादा फुर्तीली थी। फांग युआन के पास उससे निपटने का कोई पक्का तरीका नहीं था। ज्यादातर समय वो बस मार खाने वाला पंचिंग बैग बना हुआ था,
कोई ढंग का काउंटर अटैक कर ही नहीं पा रहा था। मो याओ की विल ने कहा, अगर और कोई रास्ता नहीं बचा तो हमें लंबी खिंचने वाली बैटल ही लड़नी पड़ेगी। जायंट सन की विल के पास एनर्जी का कोई स्रोत नहीं है। लड़ाई के दौरान उसे सोचना पड़ता है और इससे उसकी सोच आपस में टकराएगी, जिससे उसकी विल तेजी से खर्च होती जाएगी। फांग युआन पूरी तरह लड़ाई में डूबा हुआ था। उसने मो याओ के सुझाव को तुरंत नकार दिया। हम इसे लंबा नहीं खींच सकते। 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग की कमजोरी मत भूलो। इसे सिर्फ 30 मिनट तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ही वो समय बीतेगा, इस किलर मूव का बैकलैश मुझे एक ज़ॉम्बी बना देगा। अगर मैं पूरी तरह 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग के रूप में बदल गया तो मेरा पूरा शरीर ज़ॉम्बिफाइड हो जाएगा और मेरी दोनों एपर्चर्स, जिसमें इमॉर्टल एपर्चर भी शामिल है, पूरी तरह लाइफ फोर्स खो देंगी। तब मेरी कल्टिवेशन आगे बढ़ने से हमेशा के लिए कट जाएगी। मो याओ ने पलटकर जवाब दिया, तुम खुद को कम आंक रहे हो। ये मत भूलो कि तुम स्ट्रेंथ पाथ के ग्यू इमॉर्टल हो। तुम्हारी जिंदगी का एसेंस गुणात्मक रूप से बदल चुका है। इसी वजह से तुम इस किलर मूव को ज्यादा समय तक इस्तेमाल कर सकते हो। वह 30 मिनट से कहीं ज्यादा है। मेरे मोटे अनुमान से तुम्हारे पास लगभग 1 घंटे का समय है। मान लिया, फिर भी हम देर नहीं कर सकते। ये मत भूलो कि विंड वेल ऑफ एसिमिलेशन लगातार और घनी होती जा रही है और यहां की जगह सिकुड़ती जा रही है। मेरे पास इस स्पेशल विल से निपटने का कोई तरीका नहीं है। क्या तुम्हारे वाटर पवेलियन के पास कोई उपाय है? फांग युआन ने पूछा। मो याओ ने लंबी सांस भरी। हालांकि वाटर पवेलियन एक रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउस है, लेकिन यह अटैक में माहिर नहीं है। इसकी असली एबिलिटी छुपने और मूवमेंट में है। सबसे अहम बात यह है कि मेरी मेन बॉडी ने सिर्फ 20 के आसपास रेड डेट इमॉर्टल एसेंस के मोती छोड़े थे। इतने सालों तक इमॉर्टल ग्यू हाउस को चलाने के बाद अब सिर्फ 5 बचे हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि वाटर पवेलियन से इस हालात को पलट दोगे तो ये ख्याल छोड़ दो। संभल कर। मो याओ ने अचानक चेतावनी दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जायंट सन की विल ने झूठा हमला किया और फांग युआन का ज्यादातर ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अगले ही पल उसने अचानक दिशा बदली और पीछे से आकर बेरहमी से हमला कर दिया। फांग युआन के मुंह से हरे रंग का ज़ॉम्बी खून उगल पड़ा। उसके 8 ईगल विंग्स पूरी तरह चकनाचूर हो गए। उसकी रीढ़ पूरी तरह टूट गई, पीठ धंस गई और सीना बाहर की ओर उभर आया। इस भयानक ताकत ने उसे तेजी से नीचे गिरा दिया। फांग युआन ने तुरंत अपने जीयू वर्म को चलाया और फिर से आसमान में उड़ने की कोशिश की, लेकिन जायंट सन की विल उसे ये मौका क्यों देती। उसने गिरते हुए दुश्मन पर और ज्यादा जोर से वार किया। सुनहरी रेनबो लिपटती हुई फांग युआन पर टूट पड़ी। फांग युआन ने अपनी 8 बाहें उठाकर पूरे शरीर को ढक लिया, खुद को समेट लिया और किसी तरह जान बचाई। जायंट सन की विल मनचाहे रूप में बदलती रही। काटना, चीरना, पटकना, भेदना, हर तरह के हमले किए गए। इन हमलों में फांग युआन की 8 बाहें बुरी तरह नष्ट हो गईं। 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग का शरीर आगे से पीछे तक जख्मों से छलनी हो चुका था। किस्मत अच्छी थी कि फांग युआन 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग के रूप में था। अगर वो इंसानी शरीर में होता तो अब तक उसकी दर्दनाक मौत हो चुकी होती। जायंट सन की विल से लड़ते हुए फांग युआन पर जबरदस्त दबाव था। सिर्फ लगातार 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग का सहारा लेकर ही वो किसी तरह टिक पा रहा था। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, लेकिन दोस्तों, असली खतरा तो अभी टला ही नहीं है। फांग युआन ने 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग की शक्ति तो इस्तेमाल कर ली है, लेकिन इसका एक ऐसा भयानक सच है जो उसे हमेशा के लिए एक जिंदा लाश यानी ज़ॉम्बी बना सकता है। क्या फांग युआन अपनी कल्टीवेशन को बचाने के लिए इस खौफनाक बदलाव को रोक पाएगा? और क्या होगा जब जायंट सन्स विल अपनी आखिरी और सबसे घातक चाल चलेगा? जानने के लिए बने रहिए अगले एपिसोड के साथ, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है।